हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है चाहे गेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उस सब में ये मैकेनिकल वाइब्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन इसरो में भी तो इसके सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो इससे पहले मैंने कुछ लाइव क्लासेस ली थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की कि सर वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अपलोड किया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल वाइब्रेशन है क्या चीज़। बेटा, तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले याद रखिएगा। एक होती है मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन के अलावा अगर मैं दूसरा नाम दूँ तो होती है एक ज़ीरो पोजीशन, ठीक है। ज़ीरो पोजीशन हो या फिर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, ये सभी एक ही चीज़ें, ये सब क्या हैं, सेम चीज़ हैं। तो वाइब्रेशन के अंदर हम ये तीनों टर्म काफ़ी जनरली पढ़ते हैं, तो आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोई मेरी बॉडी है, ठीक है, कोई मशीन कंपोनेंट है, तो वो क्या है, अभी आपका मीन पोजीशन पे है, यानी आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो है अभी रेस्ट पे। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं। देखिए, टू एंड फ्रो मोशन देंगे किसके अबाउट, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है ना। टू एंड फ्रो मोशन देंगे, साथ के साथ उसको आप पीरियोडिक बोलेंगे, ठीक है ना। अगर टू एंड फ्रो आपका पीरियोडिक मोशन है बेटा, ठीक है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन है। इसी को बेटा, जो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन हुआ है ना, जो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली हार्मोनिक मोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें ऑसिलेशंस आने लग जाएं, अगर इसमें ऑसिलेशंस आने लग जाए, ठीक है ना, ऑसिलेशंस आने लग जाएंगी, हार्मोनिक मोशन है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा मैकेनिकल वाइब्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, आपका जैसे पेंडुलम है एग्जाम्पल, पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है उसको आप वाइब्रेशन बोलेंगे, लेकिन जैसे दरवाज़ा बंद होता है हमारी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है ना, उसमें क्या है, एक ही साइड मोशन होगी, टू एंड फ्रो दोनों नहीं होंगी, और वो पीरियोडिक भी नहीं है। लेकिन पेंडुलम कैसे है, देखिए अभी यहाँ से अटैच है मेरा इस तरीके से पेंडुलम, तो ये मीन पोजीशन है, तो ये इधर भी जाएगा इससे और इधर भी जाएगा मीन पोजीशन से, टू एंड फ्रो, और पीरियोडिक भी है, ठीक है ना। कुछ समय के बाद ये बार बार मोशन हमारा रिपीट होगा। तो ये है हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर साइन वेव क्या मैकेनिकल वाइब्रेशन है या नहीं है। देखिए, साइन वेव कैसे चलती है, आप सबको पता है, साइन वेव ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो अगर मेरी मीन पोजीशन ये है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, अगर ये मेरी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के अबाउट हम इधर भी गए टू और इधर भी गए फ्रो, ठीक है ना। और ये उसके बाद पीरियोडिक भी है, बार बार हो रही है वही मोशन, तो ये क्या है, मेरी वाइब्रेशन है। ये साइन वेव है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये साइन वेव है, तो क्या है, ये मेरी वाइब्रेशन है। अगर कोस का पूछा जाए, कोस में और साइन वेव में क्या फ़र्क होता है, बस कोस हमारी यहाँ से शुरू होती है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। वो भी हमारी मीन पोजीशन के अबाउट क्या है, चेंज हो रही है। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन होता है, तो कोस वेव जो है बेटा, वो भी हमारी क्या है, वाइब्रेशन उसके अंदर हो रही है, ठीक बात हो गई। तो दोनों के दोनों मोशन अवे भी हो रहे हैं और आपके टुवार्ड्स भी हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के, इसीलिए इनको हम ऑसिलेशंस बोलते हैं कि भाई आपकी ऑसिलेशंस हो रही हैं, हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या साइन स्क्वेयर वेव है, साइन स्क्वेयर वेव क्या आपकी वाइब्रेशंस की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। देखिए, साइन स्क्वेयर में क्या होता है, साइन स्क्वेयर में मीन पोजीशन से सिर्फ आप एक ही साइड जाते हैं, टू मोशन है, या सिर्फ फ्रो बोल दीजिए, ठीक है ना, एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, रिपीटेटिव जरूर है, ये सिर्फ पीरियोडिक है बेटा। ये क्या है, पीरियोडिक है, रिपीट तो हो रही है एक ही तरीके से, लेकिन ये क्या है, हमारी वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं हो रही, नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं हो रही, ठीक बात होगी। थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिला है बेटा आपको, ठीक है। किसी भी वाइब्रेशन के सिस्टम के अंदर देखिए, तीन चीज़ों का कम्बिनेशन तो जनरली होता ही होता है। पहला कम्बिनेशन होता है बेटा आपका मास, ठीक है ना, मास को आप m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो मास m जो है वो क्या होता है बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हमारी मास होती है, और उसके अलावा दूसरा क्या होता है बेटा हमारा स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का क्या रहता है, हमारी स्टिफनेस रहती है। एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, के से भी रिप्रेजेंट करते हो, आपकी मर्जी है। तो स्प्रिंग जो है इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है, स्टिफनेस वाले को स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, एस हो या के हो। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस क्या होती है, लोड पर डिफ्लेक्शन। लोड पर डिफ्लेक्शन, कितना आपने लोड लगाया, कितना वो डिफ्लेक्ट हुई बॉडी, तो लोड की यूनिट है कि हमारी न्यूटन, और इसकी हो जाएगी मीटर या mm, जो भी लें, न्यूटन पर mm। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा ये जो होता है ना, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है स्प्रिंग। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है स्प्रिंग। ठीक बात हो गई। अब देखिए तीसरी जो चीज़ है ना, वो तीसरी क्या है हमारा, देखिए स्टिफनेस को थोड़ा सा अगर मैं और एलेबोरेट करूं तो वो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफर टू डिफॉर्मेशन। किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना बॉडी में, दैट इज आवर स्टिफनेस। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है वो है बेटा डैम्पिंग। ठीक है ना, अगर डैम्पिंग भी है, डैम्पिंग मतलब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी क्या हो रही है, मोशन में है। अगर मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा जीरो के बराबर नहीं है, अगर जीरो के बराबर नहीं है, थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो हमारा डैम्पिंग भी होता है। ठीक है ना, तो ये जो तीनों मैंने पॉइंट लिखे ना बेटा, ये तीनों जो पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों पॉइंटों की मदद से कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम बनेगा ना, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होंगे हमारे, कोई भी रनिंग कंपोनेंट नहीं होते। ठीक है ना, रनिंग कंपोनेंट नहीं होते हैं, तो होता क्या है, वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस किस वजह से होंगी, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से। शुरू में बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी, हमें उसे शुरुआत से थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके उसके अंदर वाइब्रेशन आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। चौथा एक और कैटेगरी होती है, अगर ये भी इंक्लूड हो जाए तो अलग तरीके की वाइब्रेशन होती हैं। अगर आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस बेटा, अगर आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है ना, अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हमारे जीरो के बराबर ना हो, तो वो चौथा पॉइंट भी इंक्लूड आपका हो जाता है। जब ये चौथा पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा ऊपर वाले तीन के साथ साथ, तो ऐसे वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा बेटा, आपका रनिंग कंपोनेंट भी होंगे। अगर ये भी इंक्लूड हो जाएगा तो रनिंग कंपोनेंट, इसका मतलब आपके हैं। तो रनिंग कंपोनेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे भाई, आपका या तो रोटेटिंग पार्ट होंगे या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होंगे। ठीक है ना, जैसे मशीन में होते हैं। ठीक है ना, जैसे मशीन में होते हैं। स्टिफनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, स्टिफनेस जो होती है ना, स्टिफनेस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया। ठीक है ना, अब एरिया तो है ही, और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एरिया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा आपकी लेंथ ऑफ स्प्रिंग के। ठीक है ना, तो और अगर आपको मैं बताऊं पॉइंट की फॉर्म में, तो ये डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। जिस बॉडी का आप स्टिफनेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका मटेरियल कैसा है, उसकी ज्योमेट्रिक डायमेंशन कैसी है, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस कैसी है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस कैसी हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करती है आपकी क्या चीज़, स्टिफनेस। बेटा ह्यूमन बॉडी की भी स्टिफनेस होती है, सिर्फ स्प्रिंग की ही स्टिफनेस नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए अभी हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहले इस कोर्स के अंदर क्या है, नेचुरल वाइब्रेशंस है बेटा, नेचुरल वाइब्रेशंस। बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है इंस्पायर्ड मैकेनिकल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता ही नहीं है। ठीक है ना, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, नो काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो। ठीक बात हो गई। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो है और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एज वेल एज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से भी कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक बार शुरू में बॉडी को लिया, ठीक है, और उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन आएंगी वो हमारी नेचुरल वाइब्रेशंस होती है। देखिए बेटा इसको हम जरा समझते हैं, हमने एक एंड को कर दिया है फिक्स, और ये लगा दिया जी हमने स्प्रिंग, और अब लगा दिया है मैंने नीचे मास। स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, S। अभी ये जो पोजीशन है ना बेटा, ये पोजीशन है मेरी मेन पोजीशन, स्प्रिंग है मेरा रेस्ट पे। ठीक है ना, स्प्रिंग क्या है, रेस्ट पे है। ठीक बात हो गई।
तो स्प्रिंग की स्टिफनेस एस हो गई, इक्विवेलेंट स्टिफनेस भी बोल सकते हैं, टोटल स्टिफनेस भी बोल सकते हैं। तो मास हमारा एम है, तो ये टाइम जो है ना बेटा आपका 0 टाइम है। अब t इज इक्वल टू 0 को आपने क्या किया, मास को कर दिया थोड़ा सा डिस्टर्ब, नीचे की तरफ डिस्टर्ब कर दिया, x डिस्प्लेसमेंट आपने दी, मास पहुंच गया नीचे। अब ये टाइम कौन सा है बेटा, ये टाइम है t, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, जो भी आपने एनालिसिस करना है उसको बोलते हैं स्मॉल t इज इक्वल टू t, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, स्टिफनेस को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस लोड पर डिफ्लेक्शन बताई थी मैंने, याद रखिएगा, लोड पर डिफ्लेक्शन, ठीक है, लोड पर डिफ्लेक्शन है। आपने इस मास को नीचे की तरफ अगर खींचा है तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी बेटा, ऊपर की तरफ क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, लोड कितना है हमारा, इसी लोड की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, एस है, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, एक्स, और ये हमारा लोड हो गया, या जो फोर्स बोल लीजिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा बेटा आपका। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके एस एक्स, ये फोर्स क्या बनेगा, एस एक्स। तो क्यों ना हम इस मास एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे आपके, अगर आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया तो। बेटा देखिए, ये मेरा मास m था, ठीक है ना, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, mg होगा, खुद का वेट जो है इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg फोर्स हो जाएगा। तो उसके बाद आपका एक और फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा बेटा, ठीक है, 2 फोर्स होंगे बेसिकली, एक को तो मैं अभी बता देता हूँ। एक फोर्स होगा बेटा कौन से वाला, SXI। देखिए ये SXI क्या है, जब इनिशियली आपका मास इसी पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे, तो खुद के वेट की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट पहले से ही हो रखा होगा, तो mg और SXI तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जो डिस्टर्बेंस आपने बाद में दी, x डिस्प्लेसमेंट दी आपने, और उसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स आया ना स्प्रिंग में, SX, ये वाला SX, ये तो इनिशियल था, ये इनिशियल वाला किसके साथ डिस्टर्ब हो गया, मतलब बैलेंस हो गया mg के साथ, तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स और वेट एक ही डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों कंपोनेंट हम नहीं लेंगे, मान के चलेंगे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। तो बचा कौन, बचा सिर्फ हमारा SX, ठीक है। तो न्यूटन साइकिल लॉ क्या बोलता है, न्यूटन साइकिल लॉ बोलता है कि कोई भी आपका स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग की स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्प्लेसमेंट से। स्प्रिंग के स्टिफनेस को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, वो बराबर आ जाएगी आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन। याद है न्यूटन साइकिल लॉ, ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा। तो देखिए स्प्रिंग की स्टिफनेस आपकी ऊपर की दिशा में है, आपने मास को नीचे खींचा, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग नीचे खींचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है आ जाएगा क्या, माइनस SX, और ये हो जाएगा MA, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगी, MA प्लस SX इज इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन की बात मैं अभी 2 मिनट बाद दोबारा करने वाला हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि न्यूटन साइकिल लॉ जो है ना वो आपका ओल्ड फैशन है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करेंगे। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या होता था बेटा, आपने अपने मास को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है नीचे की तरफ, तो मास की मूवमेंट कहाँ हुई है, नीचे की तरफ मूवमेंट हुई है, तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग में SX पहले से ही ऊपर की तरफ था, ठीक है। और देखिए mg को और SXI ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, उनकी बात अब नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, डी एलम्बर्ट की वजह से जो आने वाला फोर्स है ना, इनर्शिया फोर्स Fi एक फोर्स होता है बेटा, ये है डाउनवर्ड मोशन, जिस डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूवमेंट होती है ना नीचे की तरफ, उसके अपोजिट लगता है आपका इनर्शिया फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा MA। तो देखिए नीचे की तरफ इनको बैलेंस करने वाला तो कोई है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, Fi प्लस SX इज इक्वल टू 0, यानी MA प्लस SX इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना है बेटा t इज इक्वल टू टी के ऊपर, टाइम t के ऊपर बना है ये, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन में क्या कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, MA प्लस SX इज इक्वल टू 0, MA प्लस SX इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो ये है ना कोफिशिएंट, इसको हटा देते हैं, यानी A प्लस
S/m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आने के बाद क्या हो गया, S/m। ये S/m क्या चीज़ है भाई, ये S/m है बेटा आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम, S/m अंडर द रूट। इस S/m पे अंडर द रूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटा आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, किसकी, नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की। और इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, याद रखिएगा, इसकी यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकेंड। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालिए लेकिन हर्ट्ज में निकालिए, जनरली जो कि पूछा जाता है, ठीक है ना, तो हर्ट्ज में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको Fn से रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ओमेगा एन को खाली क्या कीजिए, आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज यूनिट देगी आपको। अगर आपसे टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाए, टाइम पीरियड TR, ठीक है, तो टाइम पीरियड याद है आपको 2 पाई बाई ओमेगा एन। उल्टा होता है ना, उल्टा होता है ये किसका, 1 बाय Fn नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। और इसकी यूनिट क्या होंगी बेटा, सेकंड होंगी ना, 2 पाई बाई ओमेगा एन है, ये यूनिट किस में आएगी, सेकंड टाइम पीरियड। जो तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल। तो ये जो इक्वेशन आई है इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक्सेलरेशन को देखिए, डिस्प्लेसमेंट होती है x, अगर एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो x डॉट, ये बन गई मेरी वेलोसिटी। अगर 2 बार डेरिवेटिव कर दूंगा डबल डॉट एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन को a नहीं लिखेंगे, x डबल डॉट लिखेंगे, S/m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है हमारी नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की इक्वेशन। नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की ये क्या है, इक्वेशन आ गई है, इसको याद रखिएगा बस। ये नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, ये इक्वेशन है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए डराइव करनी आ सकती हैं। और ये जो इसका ये इक्वेशन दिखाई दे रही ना आपको, ये x डबल डॉट प्लस S/m इंटू एक्स, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है बेटा, उस डिटेल में नहीं जाएंगे मैथमेटिक्स में। इसका सोल्यूशन जो होता है ना, वो होता है r साइन अंडर रूट S/m, ओमेगा भी लिख सकते थे आप, ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना। यहाँ पे r क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है एक, ठीक है ना, r क्या है, कांस्टेंट। r को वैसे बोलते क्या है, r बेटा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपने ले लिया, उसके बाद वाइब्रेशन है कि साइन आ गया है ना, साइन आ गया है तो इतना तो समझ ही जाइए कि जो वाइब्रेशन होने वाली है ना, जो वाइब्रेशन होने वाली है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी आपको पता लग ही चुकी है। उनकी फ्रीक्वेंसी है बेटा आपकी अंडर रूट S/m रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब बेसिक्स के बाद चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। देखिए, अगर आपके स्प्रिंग जो हैं उनका कॉम्बिनेशन हमें स्टडी करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या है, सबसे पहला कनेक्शन होता है ना बेटा, वो होता है सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन कैसा रहता है, आप कैसे पहचानेंगे, अगर आपके स्प्रिंग एंड टू एंड जुड़े हैं, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है तो स्प्रिंग मेरे सीरीज में है। देखिए कैसे, ये एंड फिक्स है, अगर मेरा एक स्प्रिंग है और अब मैंने उसके साथ दूसरा स्प्रिंग का सिरा जोड़ दिया है और यहाँ लटका दिया एक मास। इस स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है बेटा, S1, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, S2। तो ये जुड़े कहाँ हैं, एंड, ये जुड़ा है ना, देखिए ये रेड डॉट, एंड टू एंड जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस अगर आप निकालने जाएंगे तो वो क्या आएगी, 1/s इज इक्वल टू 1/s1 1/s2, ठीक है। जब आप इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो s किसके बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा जब आपके स्प्रिंग किस में हो, सीरीज में, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वही वैल्यू रहती है S/m, जो s का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, डिवाइड बाय m करके रेडियन पर सेकंड में आप आंसर निकाल दीजिए। अगर आपका स्प्रिंग हो जाता है पैरेलल कनेक्शन, अगर वो पैरेलल में है तो कैसे पता चलेगा पैरेलल में है, देखिए ये एंड कर दिया है आपने फिक्स, ठीक है, ये एंड तो कर दिया है बेटा आपने फिक्स, और अब क्या किया, यहाँ पे लगा दिए 2 स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके एक एंड पे जोड़ दिया आपने मास।
तो इसकी भी स्टिफनेस कितनी है बेटा, याद कीजिए S1, इसकी भी स्टिफनेस S2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन सेम होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है ना स्प्रिंग का वो सेम रहता है, ठीक। तो अगर इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं ना मैं, तो आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को अलग मत समझिएगा जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। देखिए ये मैंने S1 बना दिया, और अब अगर मैंने बीच में मास लगा दिया ना, अभी भी तो वही हो रहा है, एक सिरा फिक्स है और एक सिरा मास पे है, एक सिरा फिक्स है एक एंड पे मास है। अगर मैं नीचे स्प्रिंग लगा के इस एंड को भी कर दूं फिक्स, तो नीचे वाले स्प्रिंग के लिए भी तो वही सब हो रहा है, एक एंड फिक्स और एक एंड पे मास। तो ये दोनों क्या है बेटा, आपके इक्विवेलेंट डायग्राम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस जुड़ जाएगी बेटा, S1 प्लस S2 पैरेलल कनेक्शन में जुड़ जाती है, तो जुड़ जाएगी, कम्युलेटिव है। तो देखिए, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है बेटा, ठीक है। √S/m, S का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से ऐड करके, और रेडियन पर सेकंड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड में आने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज आवर एनर्जी मेथड। नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर क्या है, आपका एनर्जी मेथड है बेटा, ठीक है। अब एनर्जी मेथड की खास बात क्या है, एनर्जी मेथड की खास बात ये है कि पहली बात तो ये नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, तो पक्की बात ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो जीरो होगा ही होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। भाई डेफिनेशन में बात की थी ना, देखिए डेफिनेशन में हमने बोला था ना ऐसा कुछ, देखिए नो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो है नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है तो हमने लिख ली उसकी डिटेल। सेकंड क्या चीज़ है बेटा, आपका एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का लॉस क्या है, जीरो है। भाई फ्रिक्शन होगा तभी तो एनर्जी का लॉस होगा, नहीं तो हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। यानी मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि dE/dt समय के साथ जो एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज होगा, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, जीरो, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, एनर्जी क्या रहेगी आपकी, टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है बेटा, विच मीन्स dE/dt इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, देखिए ज़रा समझते हैं, वही डायग्राम बनाते हैं दोबारा एनर्जी मेथड में, कैसे हम ये इक्वेशन निकालते हैं नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम वाली। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मेरा मास है, ये स्टिफनेस S है, ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा है, ठीक है ना, जीरो पोजीशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे टाइम क्या चल रहा है बेटा, जीरो, ठीक है। मैंने इसको किया थोड़ा सा डिस्टर्ब, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो कितना डिस्प्लेस किया, x, अभी यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो एनालिसिस जो हमको करना होता है ना बेटा, वो करना होता है t=t पे, हर बार बताऊंगा मैं आपको बात, t=t पे एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे t=t पे एनालिसिस करेंगे तो क्या पाएंगे, टोटल एनर्जी है कितनी, टोटल एनर्जी देखिएगा बेटा, टोटल एनर्जी दो हैं, एक तो क्या है काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी क्या है बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग मास सिस्टम हो कुछ इस तरीके का, तो काइनेटिक एनर्जी को पता है आप कैसे लिखेंगे, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग की फॉर्म में पता है कैसे लिखते हैं, हाफ sx²। ये मेरी एनर्जी आ गई है E, ठीक है। तो एनर्जी E आ गई है, तो क्यों ना इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि dE/dt क्या है बेटा आपका, जीरो है ना, तो dE/dt करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है 1/2, तो v² का क्या हो जाएगा 2mv, और dV/dt, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1/2s, और x² का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या dx/dt। ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। देखिए बेटा छोटी सी चीज़ आपको याद ही है, वैसे बता देता हूँ, x होती है डिस्प्लेसमेंट, x डबल डॉट क्या होता है, ठीक है ना, dx/dt, ठीक है। x डबल डॉट क्या होता है भाई, dx²/dt, यानी x है आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट, x डॉट क्या है आपकी, x डॉट क्या है वेलोसिटी, x डबल डॉट क्या है एक्सेलरेशन। तो देखिए ना dv ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, dx/dt कट जाएंगे ना, dx/dt क्या है x डॉट है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगी अल्टीमेटली हमारी, m आ गया, dv/dt क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं
x डबल डॉट एम एक्स डबल डॉट, ठीक हो गया। और एस एक्स को नहीं छेड़ेंगे आप, ये तो एज इट इज ही इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो जानी पहचानी है, वही इक्वेशन तो है नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की जो अभी तक हमने देखी है। इसमें क्या था, ओमेगा एन का वैल्यू याद है आपको, एस बाय एम अंडर द रूट। तो इस तरीके से भी इक्वेशन निकाली जाती है एनर्जी मेथड से। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर सेशन को हम रैप कर देंगे। थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, गेट का ही क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से मेरा एक क्या है, डिस्क है, ठीक है। एक डिस्क है जिसका मास कितना है बेटा, m है, जिसकी रेडियस r गिवन है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका यहाँ पे लगा दिया है मैंने स्प्रिंग जो सेंटर से अटैच है, ठीक है। ये जो एंड है ये क्या है आपके फिक्स एंड है, ठीक है बेटा, ये फिक्स एंड है। तो स्प्रिंग की स्टिफनेस s है। तो देखिए ये जो आपका डिस्क है, ये क्या है, आपकी डिस्क है। अब ये डिस्क आपकी डिस्प्लेस तो होगी ना, क्योंकि आप क्या करते हैं नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम में डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करके आप अपने मास को यहाँ ले आए, तो दो मोशन होंगी बेटा आपकी। ट्रांसलेशन तो होगी ही होगी, आगे की तरफ तो ये गया ही गया है, लेकिन साथ के साथ क्या हुआ है आपका, रोलिंग भी हुई है। रोलिंग दोनों ही हुई है, ट्रांसलेशन भी हुई है, रोलिंग भी हुई है। तो एनर्जी क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा बेटा। पिछली बार हमने दो एनर्जी लिखी थी, हाफ एस एक्स स्क्वेयर और हाफ एम वी स्क्वेयर तो लिखी ही थी, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसलेशन के साथ साथ आपका क्या हुआ है, रोलिंग भी हुआ है, तो देखिए बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ये पढ़ा होगा आपने टॉम के अंदर फ्लाईव्हील में, ठीक है। ये एनर्जी का आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको इसको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा देखिए v क्या होता है, r ओमेगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा आपका v बाय आर। तो पुट कर दें यहाँ पे, देखिए हाफ एस एक्स स्क्वेयर को तो एज इट इज रहने दीजिए, अभी हाफ एम वी स्क्वेयर को भी एज इट इज रहने दीजिए, और हाफ इनर्शिया। देखिए डिस्क है ना, डिस्क है तो डिस्क में सॉलिड डिस्क है, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा पेपर के अंदर, एम आर स्क्वेयर बाय 2। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ये आपने। तो आई की जगह क्या पुट करें, एम आर स्क्वेयर बाय 2 पुट कर दें, और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वेयर है ना, तो वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा, ठीक है ना, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा। तो देखिए एनर्जी क्या बनेगी आपकी, एनर्जी बन जाएगी हमारी हाफ एस एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये ऐड कर लीजिएगा ना, एम वी स्क्वेयर बाय 4, ठीक है, एम वी स्क्वेयर बाय 4 कर लीजिएगा, ठीक है, एम वी स्क्वेयर बाय 4। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, ये भी एम वी स्क्वेयर है, ये भी एम वी स्क्वेयर है। तो अल्टीमेटली आपकी जो ई है ना, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एस एक्स स्क्वेयर प्लस में ये 1/2 1/4 एलसीएम लेने के बाद बनेगा बेटा आपका 3m बाय 4 वी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। अब आपको करना क्या होता है, आपको डी ई बाई डी टी निकालना होता है बेटा, डी ई बाई डी टी, और उसको 0 के बराबर पुट करना है। देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर का देखिए 2sx dx बाय dt, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3/4 m, ये एज इट इज v स्क्वेयर का क्या होएगा 2v, और v का क्या हो जाएगा dv बाई dt, और दैट इज इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर है ही, पहले देखते हैं क्या क्या कटेगा। ये 2 से 2 कटेगा, 2 से ये 2 पे चला जाएगा। अब देखिए dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, कट गया, ठीक है। तो ये क्या आएगी इक्वेशन अल्टीमेटली आपकी, ये तो एस एक्स ही आएगा, तो इसको तो एस एक्स ही लिखते हैं पहले। बचा क्या गया यहाँ से 3m/2, ठीक है ना, 3m/2 ठीक है। और dv बाई dt क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम x डबल डॉट। ये बेटा आपकी क्या आ गई है, इक्वेशन आने ही वाली है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे x डबल डॉट का कोफिशिएंट क्या बनाना होता है 1। तो ये 3m/2 हो जाएगा, 3m/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2s/3m इंटू में हमारा क्या बनेगा x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ तक जो सोल्यूशन मैंने कराया है ना, यहाँ तक पूछा जाता है आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन गेट में इससे आगे का सवाल पूछा जाएगा। ये जो टर्म आई है ना बेटा x का कोफिशिएंट, ये क्या आ गई है मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी 2s/3m अंडर द रूट।
गेट में क्या हो सकता है, आपको एस की भी वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 1000 न्यूटन पर मीटर मान लीजिए गिवन है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर भी दे देता है, मान लेते हैं 1000 न्यूटन पर मीटर है, और मास की वैल्यू है आपकी 4 किलोग्राम। तो वैल्यू पुट कीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस में आएगी आपकी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा क्या आंसर है। ठीक है, तो ये सेशन था बेटा हमारा पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम की इक्वेशन डराइव की और एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और मेथड्स के साथ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे एनर्जी मेथड की, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।